एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो एसएससी जेई सीबीटी 2 और आरआरबी जेई की सीबीटी 2 के लिए बहुत ही उम्दा तरीके के क्वेश्चंस को हम सॉल्व कर रहे थे। अगर आपने वो लेक्चर हमारे प्रीवियस लेक्चर्स को नहीं देखा है तो जरूर देख लीजिएगा। बहुत अच्छे क्वेश्चंस आपसे छूट नहीं जाने चाहिए। वेल, अगर हम बात करते हैं तो डिफरेंट एई लेवल के जेई लेवल के क्वेश्चंस को हम सॉल्व कर रहे हैं, तो आप जरूर उन क्वेश्चन को देखिएगा। पूरी प्लेलिस्ट बनी हुई है। आज के पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो पहला क्वेश्चन हमारा किससे रिलेटेड है देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन कह रहा है कि इन केस ऑफ नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ स्पेस ड्यू टू टोपोग्राफी द मोस्ट सुटेबल स्पिलवे इन दिस कंडीशन इज। तो मोस्ट सुटेबल स्पिलवे हमारे इस कंडीशन में कौन सा होगा अगर हमारे पास अच्छा मतलब पॉसिबल हमारे पास स्पेस नहीं है। तो अगर हम बात करते हैं ऑप्शन से हमारे पास स्ट्रेट ड्रॉप स्पिलवे, शूट स्पिलवे, शाफ्ट स्पिलवे और ऑगी स्पिलवे। तो अगर हम बात करें तो पहला जो हमारा स्ट्रेट ड्रॉप स्पिलवे है, तो ये जब हमारे पास थिन अर्दन डैम्स होते हैं, थिन आर्क डैम्स होते हैं, तो हम वहां पर स्ट्रेट ड्रॉप स्पिलवे बिल्कुल सीधे हम स्ट्रेट ड्रॉप स्पिलवे प्रोवाइड कर देते हैं। वहीं पे अगर हम बात करें शूट स्पिलवे की बात करते हैं, शूट स्पिलवे की बात की जाए तो जब हमारी जो रिवर है उसकी अगर जो विड्थ है वो बहुत ज्यादा नैरो होती है, ब्रॉड नहीं नैरो होती है, तो हम शूट स्पिलवे प्रोवाइड करते हैं। इसको ट्रफ स्पिलवे भी कहा जाता है। लेकिन जब हमारे पास स्पेस नहीं है, स्पेस अवेलेबल नहीं है, तो हम कौन सा स्पिलवे प्रोवाइड करते हैं? शाफ्ट स्पिलवे प्रोवाइड करते हैं। तो तब हमारा शाफ्ट स्पिलवे प्रोवाइड किया जाता है। तो अभी हमारे इस क्वेश्चन का आंसर जो नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ स्पेस ड्यू टू टोपोग्राफी, कौन सा स्पिलवे सबसे बेस्ट हो जाएगा? शाफ्ट। कि हम एक शाफ्ट को प्रोवाइड कर देते हैं और वाटर को दूसरी जगह रिलीज करा देते हैं, तो हम हॉरिजॉन्टल शाफ्ट प्रोवाइड कर देते हैं। हॉरिजॉन्टल स्पिलवे विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है अमंग द क्लासिफिकेशन ऑफ कैनाल्स बेस्ड ऑन द अलाइनमेंट क्राइटेरिया आइडेंटिफाई द कैनाल इन विच द नंबर ऑफ क्रॉस ड्रेनेज वर्क इज मैक्सिमम। तो ये क्वेश्चन वैसे इजी है, लेकिन हम तीनों ही कैनाल के बारे में पढ़ेंगे। तो अगर हम बात करें, इसमें पूछा जा रहा है कि मैक्सिमम क्रॉस ड्रेनेज वर्क कहाँ यूज किया जाता है। तो सबसे पहले आप ऑप्शन देख सकते हैं, कॉन्टूर कैनाल, वाटर स्लाइड स्लोप कैनाल और रिज कैनाल की बात करी गई है। तो तीन कैनाल्स हमें देखने को मिलते हैं, जिसमें अगर हम जो हम रिज कैनाल की बात करते हैं, इसे वाटर शेड कैनाल भी कहा जाता है। अगर यहाँ पर हम कुछ इन्फॉर्मेशन लिखना चाहें तो ये हमारा वाटर शेड कैनाल भी कहा जाता है। कुछ इन्फॉर्मेशन को हम देख लेते हैं, डिस्कस कर लेते हैं। तो अगर यहाँ पर हम देखना चाहें तो जो मेरा रिज कैनाल है उसको वाटर शेड कैनाल भी कहा जाता है। और यहाँ पर जो मेरी जो क्रॉस ड्रेनेज वर्क है वो बिल्कुल मिनिमम है, रिक्वायरमेंट ही नहीं है, तो नो क्रॉस ड्रेनेज वर्क। तो ये तो हमारा वैसे भी ऑप्शंस में हट गया, तो नो क्रॉस ड्रेनेज वर्क, हमें यहाँ पर कोई भी क्रॉस ड्रेनेज वर्क की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। वहीं पे अगर हम बात करते हैं, ये बोथ ही डायरेक्शन में, बोथ साइड पे इरिगेशन प्रोवाइड करता है। तो इरिगेशन हमें इसमें बोथ ही डायरेक्शन में देखने को मिलती है, बोथ डायरेक्शन में आपको इरिगेशन देखने को मिलेगी। वहीं पे अगर हम बात करते हैं, दूसरा है हमारा कॉन्टूर कैनाल। अगर इसकी बात की जाए, कॉन्टूर कैनाल की बात की जाए, तो जो हमारे कॉन्टूर होते हैं उसके पैरेलली जो होते हैं वो हमारे कॉन्टूर कैनाल देखने को मिलते हैं। तो जो कॉन्टूर्स हैं उसके पैरेलल जो हम कंस्ट्रक्ट करते हैं, वो हमारे कॉन्टूर कैनाल होते हैं। और इसमें हमें मैक्सिमम नंबर ऑफ क्रॉस ड्रेनेज वर्क देखने को मिलता है। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ क्रॉस ड्रेनेज वर्क देखने को मिलेगा। अगर इसकी बात करते हैं तो ये वन साइड इरिगेट करता है। अगर इसकी बात करें तो ये वन साइड इरिगेशन को करता है, वन साइड इरिगेशन आपको देखने को मिलेगी। वहीं पे अगर हम बात करते हैं, एक हमारा होता है साइड स्लोप कैनाल। अगर एक और बात करते हैं हम साइड स्लोप कैनाल की, तो ये अगर बात करी जाए, साइड स्लोप कैनाल की बात की जाए, यहाँ पर साइड स्लोप कैनाल की अगर बात करें तो ये भी वन साइड इरिगेशन करता है। एक तो सबसे पहली बात आपको क्या देखने को मिलेगा? वन साइड इरिगेशन देखने को मिलेगा। क्रॉस ड्रेनेज वर्क की बात करें तो इसमें भी हमें क्रॉस ड्रेनेज वर्क बिल्कुल प्रोवाइड नहीं करना पड़ता, कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं है। क्रॉस ड्रेनेज वर्क की बात करें तो उसकी रिक्वायरमेंट नहीं है। और अगर हम बात करते हैं तो जो एक कॉन्टूर होता है, हमारे कॉन्टूर होता है, उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ये गिवन होता है। तो कॉन्टूर के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में हमारा साइड स्लोप कैनाल आपको देखने को मिलता है। तो अगर हम बात करते हैं, अब अगर हम बात करें तो हमारा जो ऑप्शन है, बेसिकली अगर उस ऑप्शन की बात करें तो यहाँ पर आपको क्या देखने को मिलेगा? कॉन्टूर कैनाल विल बी द करेक्ट आंसर। मैक्सिमम ड्रेनेज क्रॉस ड्रेनेज वर्क आपको उसी में देखने को मिल रहा है। अगले क्वेश्चन की बात करें, अगला क्वेश्चन हमारा न्यूमेरिकल है, जिसमें बोला जा रहा है अ 20 मीटर लॉन्ग कंक्रीट फ्लोर अंडर अ बैराज ऑन परमिएबल फाउंडेशन रिटेन 5 मीटर हेड ऑफ वाटर एंड हैज अ 5 मीटर डीप डाउन स्ट्रीम एंड पाइल। और हमें एग्जिट ग्रेडियंट फाइंड करना है। तो बेसिकली एग्जिट ग्रेडियंट का फॉर्मूला लगाएंगे और वो फाइंड करना है। तो हमें दे रखे ऑप्शन 1 in 4, 1 in 5, 1 in 6, 1 in 8। तो बहुत ही क्लोज ऑप्शन है। तो अब इसको हम सॉल्व करते हैं। अगर हम सॉल्व करने की तरफ चले तो सबसे पहले एग्जिट ग्रेडियंट की बात करें तो फॉर्मूला क्या होता है हमारा? h/d मल्टीप्लाई बाय 1/पाई, और ब्रैकेट में हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पर, सॉरी अंडर, हमारा डिनोमिनेटर में क्या हो जाएगा? अंडर रूट डेल। अगर हम बात करें अंडर रूट की तो बात करते हैं यहाँ पर हमारा जो
लैम्डा है, लैम्डा की बात करते हैं तो ये हमारा हो जाता है 1 प्लस अंडर रूट 1 प्लस अल्फा का स्क्वायर अपॉन 2, ये हमारा लैम्डा का फॉर्मूला है। तो ये फॉर्मूले हमें याद रखने, तो ये हमारा एग्जिट ग्रेडियंट का फॉर्मूला था, यहाँ पर हमने इसकी बात करते तो ये लैम्डा का फॉर्मूला हमें देखने को मिल रहा है। वेल अगर हम यहाँ पे बात करें अल्फा की बात करते तो अल्फा क्या होता है मेरा बी अपॉन डी हो जाता है, अल्फा मेरा बी अपॉन डी होता है, जिसमें बी क्या है लेंथ एट डाउन स्ट्रीम एंड है। अगर मैं बी की बात करती हूँ तो जो हमारा डाउन स्ट्रीम है उसके एंड पर जो हमारी लेंथ है वो हमारा अल्फा है। अब यहाँ पर पुट करते हैं वैल्यू, तो अल्फा मेरा हो जाएगा 20, जो 20 लॉन्ग मीटर हॉरिजॉन्टल देखने को मिला था, और जो मेरा बी डी है डेप्थ है वो क्या है 5 मीटर डीप है, 5 मीटर डीप है ये बेसिकली। तो अगर मैं इसकी बात करूँ तो ये मैंने डिवाइड किया तो ये मेरा आ जाएगा, अगर मैं अल्फा की बात करूँ तो अल्फा की वैल्यू निकल के आ जाएगी मेरी 4, यहाँ से मेरी 4 वैल्यू निकल के आ गई अल्फा की। लैम्डा में पुट करेंगे, लैम्डा में पुट करेंगे तो हो जाएगा 1 प्लस अंडर रूट 1 प्लस 4 का स्क्वायर अपॉन 2, 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16 प्लस में करेंगे तो 17। जब इसको सॉल्व करोगे आप अपने कैलसी में, तो जब आपके पास कैलसी मिलेगा ये आपको, तो उसमें सॉल्व करने पे हमें मिलेगी इसकी वैल्यू 2.56। अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर हमें वैल्यू देखने को मिलेगी, यहाँ पर वैल्यू देखने को मिलेगी यहाँ पर 2.56, ये हमारा हो जाएगा 2.56। अब हमें यहाँ पे इसकी वैल्यू मिल गई है 2.56, इसमें पुट कर देंगे तो h मेरा क्या है, h मेरे को गिवन है कितना हेड है, h मेरा गिवन है 5, डेप्थ कितना है 5, मल्टीप्लाई में 1, नीचे मेरा पाई और अंडर रूट में आ जाएगा मेरा 2.56। बस इसको जब सॉल्व करेंगे तो मेरा 1 इन में आएगा, तो 1 इन 5 आपको देखने को मिलेगा। 1 इन 5 कैलसी की हेल्प से जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे मेरी वैल्यू निकल के आएगी 1 इन 5। तो मेरा बी ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द मेन स्टेबलाइजिंग फोर्स फॉर ग्रेविटी डैम इज। तो जो हमारा ग्रेविटी डैम है उसका मेन स्टेबलाइजिंग फोर्स हमारा कौन सा हो जाएगा। अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे विंड प्रेशर, वाटर प्रेशर, अपलिफ्ट प्रेशर और सेल्फ वेट ऑफ द डैम देखने को मिल रहा है। तो अगर हम इसकी बात करें सेल्फ वेट ऑफ द डैम देखने को मिल रहा है, तो अब अगर मैं डैम का एक बेसिक अपना डायग्राम बनाऊं तो हमारा डैम कुछ इस तरीके से देखने को मिलता है, या फिर अगर हम जो नॉर्मल हमारा प्रोफाइल होता है अगर उसकी बात करें तो ट्रायंगुलर प्रोफाइल होता है। तो जो हमारा ग्रेविटी डैम होता है उसका वेट हमारा नीचे लगता है, और फिर हमारा यहाँ पर वाटर का वेट हॉरिजॉन्टल फोर्स लग रहा होता है। अपलिफ्ट प्रेशर भी आपको देखने को मिलता है, अपलिफ्ट प्रेशर भी देखने को मिलता है। तो जो हॉरिजॉन्टल है ये भी हमारा ओवरटर्निंग रिस्पॉन्सिबल, अपलिफ्ट प्रेशर भी हमारा जो है उसको स्टेबलाइजिंग फोर्स के अगेंस्ट है, मतलब वो हमारा जो वेट नीचे लग रहा है उसके अपोजिट में लग रहा है, अपोजिट में लग रहा है, तो वो एक तरीके से हमारे जो ग्रेविटी डैम है उसके लिए अच्छा नहीं है। लेकिन अगर हम बात करते हैं यहाँ पर जो सेल्फ वेट है, तो जितना ज्यादा वेट होगा हमारे जो हमारा जो डैम है, जो नीचे वर्टिकल फोर्स लग रहा है वो वेट पे तो डिपेंड करता है, तो जितना ज्यादा वेट होगा हमारा जो स्टेबलाइजिंग फोर्स है हमारे ग्रेविटी डैम का वो उतना ज्यादा होगा। तो इसका आंसर हमारा सेल्फ वेट ऑफ द डैम हो जाएगा। वेल अगले क्वेश्चन की तरफ चले। अगला क्वेश्चन है एन अ कैनाल हैज अ फ्लो रेट। तो हमें फ्लो रेट दे रखा है, मतलब क्यू की वैल्यू दे रखी है मुझे 4.5 मीटर क्यूब पर सेकेंड। तो 4.5 मीटर क्यूब पर सेकेंड मुझे क्यू की वैल्यू दे रखी है, और जो हमारा मीडियम साइज सिल्ट का दे रखा है, एवरेज ग्रेन साइज दे रखा है मेरे को, डी की वैल्यू दे रखी है 0.016 सेंटीमीटर। तो यूनिट का बहुत ध्यान रखना है। और वो तो अगर हम बात करते हैं यहाँ पर तो हमें सेंटीमीटर में दे रखा है, हमें एमएम में चेंज करना पड़ेगा, तो क्योंकि डायमीटर जो हमारा एवरेज ग्रेन साइज होता है वो हमें एमएम में चाहिए होता है। तो अगर इसमें मैं चेंज करूँ तो यहाँ पर मैं 10 का मल्टीप्लाई कर दूंगी, तो 10 का मल्टीप्लाई करते ही डेसिमल इधर शिफ्ट हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 0.16 mm। तो यहाँ पर मेरा ये निकल के आएगा। अब मुझे यहाँ पर क्या चाहिए होता है, जो एफ की वैल्यू होती है, जो एफ क्या है हमारा सिल्ट फैक्टर। सिल्ट फैक्टर क्या होता था 1.76 अंडर रूट डी एम एम, जो अंडर रूट डी एम एम है वो हो जाएगा मेरा। अब अगर इसकी बात करते हैं तो यहाँ पर हम इसको 1.76 अंडर रूट में करेंगे, 0.16 है, 0.16। अगर हम इसको देखो, इसको आप करोगे तो यहाँ पर अपॉन में 100 हो जाएगा, और अंडर रूट में लेंगे तो ये 4/10 आ जाएगा। तो आप इसको जब सॉल्व करोगे 1.76 इंटू 4/10 आ जाएगा। तो आराम से इसको सॉल्व करेंगे तो मेरे को सिल्ट फैक्टर की वैल्यू मिल जाएगी, जो कि अप्रोक्सीमेटली 0.704 निकल के आएगी। सिल्ट फैक्टर ये निकल के आएगा। अब अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर मुझे पता है कि जो मेरा वेलोसिटी होता है उसका फॉर्मूला होता है, वेलोसिटी का फॉर्मूला मेरे को पता है क्यू एफ स्क्वायर। ये जो क्यू होता है एफ स्क्वायर अपॉन 140 की पावर 1/6 होता है, 1/6 होता है। बस अब इसमें क्या करना है, क्यू में पुट कर देना है। क्यू की वैल्यू मुझे 4.5 पता है। एफ स्क्वायर अभी हम जब सॉल्व कर लेंगे तो जब हमारा वैल्यू निकल के आ जाएगी, अब इसको पुट करोगे, इसको स्क्वायर कर दोगे, अपॉन में 140 कर देंगे,
और इसकी पावर 1/6 कर देंगे, फिर बस इसको सॉल्व करना है कैलसी से और आपका आंसर निकल के आ जाएगा। जो आंसर होगा यही मेरा वेलोसिटी जो है बेसिकली इसका प्रोफाइल है। अब यहाँ पर एक मिस्टेक पॉइंट हो सकती है। मिस्टेक क्या है कि डायरेक्ट जो मैंने जल्दी-जल्दी में, हमारे पास टाइम का प्रेशर होता है, तो जल्दी-जल्दी में क्या है, वो जो सेंटीमीटर में मुझे ग्रेन साइज़ दे रखा है, अगर उसी को मैंने डायरेक्टली पुट कर दिया तो मेरा आंसर गलत आ जाएगा। तो हमें देखना है कि ये एम्पिरिकल फॉर्मूला और यहाँ पर जो डी है वो मेरा एमएम में यूज़ किया गया। तो ये बिल्कुल आपको ध्यान में रखना है इस क्वेश्चन में। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर इज सेफ अगेंस्ट स्लाइडिंग व्हेन द मैग्नीट्यूड ऑफ, जो हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर है वो हमारा कब सेफ होगा अगेंस्ट स्लाइडिंग। अगर मैं कंडीशन की बात करूँ, कंडीशन देखें तो जैसे ये हमारा डैम है, तो यहाँ से नीचे हमारा अपलिफ्ट प्रेशर लग रहा होता है, अपलिफ्ट प्रेशर लग रहा होता है, नीचे यहाँ पर अपलिफ्ट प्रेशर लग रहा होता है, यहाँ से हमारा एक वेट का कंपोनेंट आ रहा होता है, वेट लग रहा होता है, इधर से हॉरिजॉन्टल फोर्स लग रहा होता है वाटर की वजह से, और यहाँ से हमारा एक फ्रिक्शन लग रहा होता है। फ्रिक्शन जो हमारा जो सरफेस है और जो हमारा डैम है उनके बीच में जो फ्रिक्शन है वहां से फ्रिक्शन लग रहा है। तो पहला कंडीशन बोल रहा है द हॉरिजॉन्टल फोर्सेज आर मोर देन, तो ये जो मेरा हॉरिजॉन्टल फोर्सेज है जो इस कंडीशन में बात हो रही है, जो हॉरिजॉन्टल फोर्सेज है वो ज्यादा है मोर देन द फाउंडेशन फ्रिक्शन रेजिस्टेंस, जो यहाँ से फ्रिक्शन लग रहा है उससे ज्यादा मेरा हॉरिजॉन्टल फोर्स देखने को मिल रहा है। तो ये कंडीशन सेफ नहीं है। हॉरिजॉन्टल है तो ओवरटर्निंग हो जाएगी, तो ये तो सेफ नहीं है। वहीं पे अगर हम बात करते हैं, दूसरी कंडीशन बोल रहा है कि जो मेरा वेट ऑफ द स्ट्रक्चर इज लेस है, जो मेरा नीचे से अपलिफ्ट प्रेशर लग रहा है, जो मेरा अपलिफ्ट प्रेशर लग, अगर अपलिफ्ट प्रेशर की बात करें तो उसके कंपेयर में जो मेरा वेट ऑफ स्ट्रक्चर है वो कम है। तो इस कंडीशन में क्या होगा, ये ऊपर की तरफ लिफ्ट हो जाएगा, ऊपर की तरफ हमें देखने को मिलेगा। तो ये भी एक तरीके से हमारा फेलियर है, तो ये कंडीशन भी करेक्ट नहीं है। वहीं पे अगर हम बात करें तीसरी कंडीशन की, तो वो बोल रहा है द हॉरिजॉन्टल फोर्सेज आर लेस देन द हमारा फाउंडेशन फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस, तो ये करेक्ट कंडीशन है। जैसे कि अगर हमारा हॉरिजॉन्टल फोर्सेज है, मान लो हॉरिजॉन्टल फोर्सेस हमारे 10 लग रहे हैं और हमारा फ्रिक्शन है 12, तो इस कंडीशन में क्या है कि फ्रिक्शन ज्यादा है, फ्रिक्शन ज्यादा देखने को मिल रहा है इन कंपेयर टू हॉरिजॉन्टल, तो इस कंडीशन में हमारा सेफ रह जाएगा। तो ये बिल्कुल करेक्ट कंडीशन है। जो थर्ड कंडीशन है हमारी वो बिल्कुल सेफ अगेंस्ट स्लाइडिंग है। तो इस क्वेश्चन का हमारा सी पार्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखें, अगर अगले क्वेश्चन को देखें तो अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अ डैश इज अ स्ट्रक्चर यूज्ड टू प्रोवाइड फॉर द कंट्रोल रिलीज ऑफ फ्लो फ्रॉम अ डैम और लीव इनटू द डाउन स्ट्रीम एरिया। ऑप्शन है हमारे वेयर, स्लूज, स्पिलवे या फिर अप्रोच। अगर इस क्वेश्चन की बात की जाए तो स्पिलवे हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि स्पिलवे ही वो स्ट्रक्चर है, स्पिलवे जो है वो स्ट्रक्चर्स हैं जो कि हमारे कंट्रोल्ड तरीके से जो हमारा डाउनस्ट्रीम एरिया में रिलीज कराते हैं वाटर को। तो ये तो हमारा स्पिलवे हो गया। लेकिन स्पिलवे अगर हम बात करते हैं स्पिलवे की, तो हमारे दो तरीके के स्पिलवे हमें देखने को मिलेंगे। एक जो कंट्रोल्ड होते हैं जिसमें हम गेट प्रोवाइड करते हैं, तो कंट्रोल्ड है तो इनके अपने ही एडवांटेजेस हैं कि वाटर जिस तरीके से हमारा रिजर्वर में वाटर फुल हो रहा है, कम हो रहा है, तो हम उस तरीके से हम उसको कंट्रोल कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ गेट। एक होते हैं हमारे अनकंट्रोल्ड स्पिल, एक होता है हमारा अनकंट्रोल्ड स्पिल। पहले अगर हम बात करते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ हमारे पास स्पिलवे हैं, इनके नाम को देखा जाए तो एक तो स्ट्रेट ड्रॉप, हमने जो थिन अर्दन डैम्स होते हैं वहां पे प्रोवाइड की जाते हैं, तो स्ट्रेट ड्रॉप स्पिलवे हो गया। फिर एक हमारा ऑगी स्पिलवे होता है, ऑगी स्पिलवे होता है। एक शाफ्ट होता है जहां पर हमारे पास स्पेस नहीं होता, टोपोग्राफिकल स्पेस नहीं होता, तो हम शाफ्ट स्पिलवे प्रोवाइड करते हैं। हमारे पास ट्रफ स्पिलवे देखने को मिलता है जिसे शूट स्पिलवे भी बोला जाता है। अगर हम बात करते हैं तो एक हमारे पास साइड चैनल स्पिलवे भी होता है, जब हमारे पास एक्सकवेट करने के लिए इतना एरिया नहीं होता, इतना स्पेस नहीं होता, तो हम साइड चैनल स्पिलवे बनाते हैं। एक हम साइफन स्पिलवे भी प्रोवाइड करते हैं। डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पिलवे है जो हम प्रोवाइड करते हैं। एक हमारा साइफन स्पिलवे भी प्रोवाइड किया जाता है। तो ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पिलवे हो गया, और इस क्वेश्चन का हमारा स्पिलवे विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। दो तरीके के होते हैं, जो एक कंट्रोल्ड हो गया और एक अनकंट्रोल्ड हो गया। तो एक अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जियोलॉजिकल स्ट्रेटा बिटवीन ग्राउंड सरफेस एंड वाटर टेबल। तो जो हमारा ग्राउंड सरफेस है, मान लो ग्राउंड सरफेस है और यहाँ पर मेरा वाटर टेबल आपको देखने को मिलेगा। यहाँ अगर मेरा वाटर टेबल है तो जो इसके बीच में हमारा जियोलॉजिकल स्ट्रेटा होता है उसको क्या बोला जाता है? क्या उसे पीजोमेट्रिक जोन बोला जाता है, फेरेटिक जोन बोला जाता है, वेडोस जोन बोला जाता है, या फिर सैचुरेटेड जोन बोला जाता है? तो इस तरीके की जोन को हम वेडोस जोन बोलते हैं। ये क्या है बेसिकली, तो ये मेरा जोन होता है जिसे बोला जाता है वेडोस जोन बोला जाता है। तो वेडोस जोन क्या है? ये एक सैचुरेटेड, अंडर सैचुरेटेड पोर्शन होता है, जो बेसिकली हमारा जो एक सरफेस है और जो हमारा ग्राउंड टेबल है उसके बीच में जो हमारा एरिया लाई करता है, वो सॉइल है, जो रॉक है, जो इनके बीच में एरिया लाई करता है, ये फुली सैचुरेटेड भी नहीं होते हैं और इनके अंदर कुछ पोर्स होते हैं जिसमें एयर भी कंटेन करता है। तो बेसिकली अगर हम इसकी बात करते हैं तो ये वेडोस जोन है। लेकिन अगर यहीं पे हम इनकी बात करें,
जैसे सैचुरेटेड जोन तो हम समझते हैं कि इसके जो सारे वॉइड्स हैं हमारे वो वाटर से फुल है, तो बेसिकली जो हमारा एक्वीफर होता है ये सैचुरेटेड जोन के अंदर आता है। तो ये क्या है, सैचुरेटेड जोन क्या है, जो वाटर टेबल के नीचे हमारा बिल्कुल प्रोवाइड किया जाता है, बिलो द वाटर टेबल रीजन। और इसमें जो पोर्स है वो फुली सैचुरेटेड होता है हमारे वाटर से, लेकिन विडोज में हमारा फुली सैचुरेटेड नहीं होती, फुली सैचुरेटेड नहीं होती, इसमें पोर्स में कुछ अमाउंट ऑफ वाटर भी प्रेजेंट होता है, कुछ अमाउंट ऑफ एयर भी प्रेजेंट होता है। तो ये जो हमारा जोन है, जो इसकी बात की जा रही है, जो जियोलॉजिकल स्ट्रेटा जो हमारे ग्राउंड सरफेस और वाटर टेबल के बीच में, उसे विडोज जोन भी बोला जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चले। अगला क्वेश्चन है कि इन द एरियाज विद अनइवन लैंड सरफेस, तो जो हमारा लैंड सरफेस है वो अनइवन है, तो मोस्ट सुटेबल मेथड ऑफ इरिगेशन कौन सा होगा। तो मोस्ट सुटेबल मेथड ऑफ इरिगेशन की अगर हम बात करें तो जो हमारा स्प्रिंकलर इरिगेशन होता है, जो स्प्रिंकलर इरिगेशन है वो हमारा मोस्ट सुटेबल हो जाएगा अगर हम बात करते हैं अनइवन लैंड सरफेस की। ऊबड़ खाबड़ हमारा लैंड है तो हम क्या करेंगे, वहां पर एक पाइप लाइन्स होती हैं, इसमें थोड़ा सा हमारा कॉस्ट ज्यादा लगता है क्योंकि हमें पूरा पाइप स्ट्रक्चर, एक पाइप लाइन होती है, एक पूरी पाइप लाइन जा रही होती है, फिर उससे हमारी जो डिफरेंट डिफरेंट नोजल्स पाइप निकल रहे होते हैं, फिर उस नोजल से हमारा वाटर पहुंचता है। तो अनइवन लैंड के लिए एक तरीके से हम आर्टिफिशियल रेनफॉल करा रहे हैं, उस पर आर्टिफिशियल रेनफॉल कराई जाती है। तो ये हमारा क्या हो गया, जो हम इसकी बात करें आर्टिफिशियल रेनफॉल कराते हैं, ये हमारा कौन सा सिस्टम हो गया, स्प्रिंकलर सिस्टम, जो अनइवन लैंड के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। अगर हम बात करते हैं तो इसमें हमें इनिशियली बहुत ज्यादा पैसा इन्वेस्ट करना पड़ता है क्योंकि पाइपलाइंस को हमें इसमें ले डाउन करना पड़ता है। तो मोस्टली अगर हम बात करते हैं ये किस जगह की जो हमारी क्रॉप्स होती है वहां पर यूज की जाती है, तो जो हमारा टी हो गया, जो हमारी कॉफी के गार्डन्स हो गए, जो टी और कॉफी के गार्डन्स हो गए, वहां पर देखने को मिलता है। इसमें क्या है कि अब अगर हम वाटर को प्रोवाइड करते हैं तो इतना इरोजन हमारा देखने को नहीं मिलता सॉइल का, क्योंकि जो वाटर है वो अच्छे से मतलब पहुंच जाता है, स्प्रिंकलर अपना रोटेट करता है और वो वाटर अच्छे से पहुंच जाता है। फ्लडिंग मेथड की बात करते हैं तो यहाँ पर बेसिकली क्या देखने को मिलेगा, फ्लडिंग नाम से पता चल रहा है कि इसमें क्या है कि आपने एक पूरा मतलब एक पाथ बना दिया और वाटर को आपने फ्लड होने के लिए, मतलब वाटर को बहुत सारा जाने के लिए छोड़ दिया। यहाँ पर कोई भी हमारा प्रिवेंटिव मेथड नहीं होता, इसमें हम वाटर को आराम से जहां पर पहुंचाना है, जरूरी नहीं कि वहां पर पहुंचे, एक पर्टिकुलर जगह पर जाया जा रहा होता है। वहीं पे बेसिन मेथड की बात करते हैं। अगर बेसिन मेथड की बात करें तो बेसिन मेथड में हम पर्टिकुलरली अगर बात करते हैं तो बेसिन्स बनाते हैं और हम उसको वाटर को प्रोवाइड करते हैं। वहीं पे हमारा एक सबसे बेस्ट एफिशिएंसी में देखना जाए, जैसे स्प्रिंकलर इरिगेशन की बात की जाती है तो ये हमारा सेकंड मोस्ट एफिशिएंट इरिगेशन मेथड है। लेकिन अगर हम सबसे ज्यादा एफिशिएंट मेथड की बात करते हैं तो वो है हमारा ड्रिप इरिगेशन। ड्रिप इरिगेशन में क्या होता है कि जो ड्रॉप टू ड्रॉप वाटर हमारा ड्रॉप टू ड्रॉप वाटर है वो प्रोवाइड करते हैं। जैसे मान लो यहाँ पर हमारे रूट्स हैं, तो यहाँ पर हमारा ड्रॉप टू ड्रॉप वाटर हम यहाँ पर प्रोवाइड करते हैं, ड्रॉप टू ड्रॉप वाटर प्रोवाइड किया जाता है ड्रिप इरिगेशन। मेनली ये जो मेथड है ये इजराइल में आपको देखने को मिलेगा। तो वहाँ पर वाटर की इतनी लैक होने की वजह से इन लोगों ने इतना इस अच्छे मेथड को निकाला कि आप ड्रॉप टू ड्रॉप वाटर को प्रोवाइड करते हो और बहुत ही कम आपको यहाँ पर कोई भी लॉसेस देखने को मिलेंगे, क्योंकि इरिगेशन में यहाँ पर एवोपरेशन लॉसेस भी इतने नहीं देखने को मिल रहे। तो यहाँ पर बेस्ट मतलब जहां पर वाटर जरूरत है वहां पर एकदम ऑप्टिमम अमाउंट ऑफ यूटिलाइजेशन होता है इस वाटर का, बहुत ही कम एवोपरेशन लॉसेस आपको देखने को मिलते हैं। वेल वहीं पे अगर हम बात करते हैं एक और मेथड है हमारा फुरो मेथड की बात करते हैं तो यहाँ पर क्या है, ये उन क्रॉप्स के लिए बहुत अच्छा है जहां पर हम रोज में हम इन क्रॉप्स को लगाते हैं। रोज में अगर हम क्रॉप्स को लगाते हैं तो वहां पर प्रोवाइड किया जाता है, क्योंकि हम फुरो प्रोवाइड करते हैं उसके थ्रू हमारा वाटर जा रहा होता है और वहां पर हमारे क्रॉप्स भी रहते हैं, वहां पर हमारे क्रॉप्स भी प्रेजेंट होते हैं तो वाटर उसको अपने आप मिल जाता है। तो यहाँ पर ये बेस्ट सूटेड उन क्रॉप्स के लिए जो कि हमारा बेसिकली रोज में प्रोवाइड करा जाता है। लेकिन फ्लडिंग मेथड में क्या है, फ्लडिंग में सबसे ज्यादा लॉसेस देखने को मिलते हैं क्योंकि हमने उसमें वाटर कोई भी ऑप्टिमम अमाउंट ऑफ वाटर नहीं दिया, बस वाटर को हमने छोड़ दिया है उस पर्टिकुलर फील्ड में जाने के लिए।